एक्शन पढ़ा हुआ है, ऐसा ही है ना? जी सर। जी, वो लॉ ऑफ मास एक्शन के रेफरेंस से ही उसकी जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है, कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को डिवाइड करके जो वैल्यू हासिल होती हैं वो के और उन्हीं के रेफरेंस से ये सारा कुछ होगा जी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है जी, यहाँ से हेडिंग है जी अमीनो एसिड्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स टाइट्रेशन कर्व। ये सवाल आया हुआ है, आ सकता है और आने के चांसेस मौजूद होते हैं, लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम के साथ कि ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है। अगर आ जाए तो समझिए कि आपके लिए खासी परेशानी का बायस बन सकता है, चूँकि इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन ना भी आए तो इसके अंदर से बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके अंदर से बहुत से एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। चुनांचे पढ़ना आपको सारा पड़ेगा, जो कुछ भी लिखा हुआ है, चूँकि कहीं से भी कोई भी चीज़ इसमें आ सकती है। अच्छा जी, ये है जी, यहाँ से हम शुरू करने लगे। आपको ये तो याद ही है कि टाइट्रेशन का मतलब होता है एसिड और बेस का रिएक्शन कराना है आपने, ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप आप एक चीज़ पर एसिड आपने रखा हुआ है, उसके अंदर ब्यूरेट के अंदर और फ्लास्क में बेस है, तो आप ड्रॉ बिट आप ऐसा करके रिमूव और ऐड करते हैं एसिड बेस के अंदर, और फिर इंडिकेटर कलर चेंज के साथ बताता है कि कब क्या हुआ, कैसे हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे चूँकि इसने ज़ाहिर है कि वो बैकग्राउंड तो नहीं दिया होता इस लेवल के ऊपर, तो वो डायरेक्टली शुरू कर रहे हैं। यहाँ से वो शुरू कर रहा है जी कि फिगर 3.10 shows titration curve of diprotic form of glycine. The plot has two distinct stages. ये जो उसने यहाँ से यहाँ पे किया है फिगर 3.10, और उसके बाद ये भी कह रहा है जी कि अगर आप इस चीज़ को ईस्टिक एसिड फिगर 2.17, ईस्टिक एसिड कहीं और डिस्कस हो चुका होगा जिसके लिहाज से उसने इसका जिक्र कंपेरिजन किया हुआ है, कि वो आप फ्लान डायग्राम से उसको चेक कर सकते हैं। तो अब ये जो कुछ यहाँ पे रिटन फॉर्म के अंदर दिया हुआ है और जो वैल्यूज़ हैं, मैं डायरेक्टली वो निकालने लगा हूँ, जो एक डायग्राम बनी हुई है टाइट्रेशन कर्व जो बनी है, और फिर डायरेक्टली वहीं से उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। जो भी रिटन में है, रिटन को आप खुद फिर पढ़ लेंगे तो ये जो चीज़ एक्सप्लेन हो रही है वो उसमें क्लियर हो जाएगी। जी, ये है जी वो टाइट्रेशन कर्व जो कि ऊपर बयान हुई है और यहाँ नीचे डायग्राम ड्रा कर दी गई है। कर्व ड्रा करने के लिए यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर OH इक्विवेलेंट दिया गया है, इनकी कितनी बेस जो है वो ऐड हो रही है। 0.51, 1.52 ये इक्विवेलेंट्स में है, और इस तरफ 0 से आप देख सकते हैं 0 है, यहाँ पे 7 है, 13 है, ये PHO की गई हुई है। अच्छा, इस सब के अंदर असल जो प्रोसेस है वो हमने यहाँ से देखना है। आपने आपके सामने 3 तस्वीरें मौजूद हैं, उन तस्वीरों को गौर से देखिए। मैं तस्वीरें कहूँगा, वैसे फार्मूले कह लीजिए। ये ग्लाइसिन का फार्मूला है, आपको याद है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ग्लाइसिन सबसे सिंपल अमाइनो एसिड है। ग्लाइसिन सबसे छोटा और सबसे सिंपल। इसमें यहाँ पे जो कटा लिखा हुआ है, इधर भी एच है, सी के इधर भी एच है, कार्बन के दोनों साइड पे, और ये वो इकलौता एसिड है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, इट इज़ नॉट एक्टिव ऑप्टिकली। बहरहाल यहाँ पे हमारा ताल्लुक किसी और चीज़ के साथ है। अच्छा, अब इनिशियल कंडीशन में इसके ऊपर अमोनिया के ऊपर NH +3 आपके सामने मौजूद है, एसिड इस फॉर्म में है और ये यहाँ पे है। जब हम इसको टाइट्रेट करना शुरू करेंगे, जैसा कि यहाँ पे बता रहा है बेस के साथ, तो इसमें जो पहली वैल्यू आ रही है पी के, जो ज़ाहिर है कि उस इक्वेशन के मुताबिक जो आप लॉ ऑफ मास पढ़ चुके हैं, पी की वैल्यू 2.34 आ रही है, और ये एग्जैक्ट इस जगह पे आ रही है जहाँ पे बेस की कंसंट्रेशन आपके सामने है 0.5 मोलर पे। जब ये ज़ाहिर है कि मिड पॉइंट होता है हमेशा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मिड पॉइंट है वो पी की वैल्यू बन रही है। अब यहाँ पे आ जाइए, इसमें चेंज क्या आई है इनर्स से। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था इसके ऊपर, ये फॉर्म में था। जब आप यहाँ पहुँचे हैं, इस जगह पे पहुँच गए हैं, तो उस वक़्त ये एग्ज़ैक्टली सारे के सारे जो इसके फर्स्ट की अगर 100 एटम थे, सॉरी मॉलिक्यूल कहना चाहिए, अगर 100 मॉलिक्यूल थे, तो जब यहाँ पहुँचेंगे तो ये 100 के 100 मॉलिक्यूल इसके इसमें कन्वर्ट हो चुके हैं। जब आप एग्ज़ैक्ट यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे 50, इस 100 में से 50 मॉलिक्यूल इस फॉर्म में होंगे, 50 मॉलिक्यूल इस फॉर्म में होंगे, और उस वक़्त जो वो वाली वैल्यू है, वही वाली pK1 है, एवरेज जो लिया जाता है 2 रीडिंग्स का। यहाँ पे दोबारा चेक कीजिएगा, यहाँ पे ये आयनाइज़ हो चुका होगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हुए। जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था इसने, बिल्कुल जो ऊपर रिटन है, रिटन के अंदर आपको याद होगा इसने स्टार्ट में लिखा हुआ है ए डाइप्रोटिक अमाइनो एसिड, डाइप्रोटिक एसिड के तौर पे काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है ये अभी आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसने एक प्रोटॉन लूज़ किया है। यहाँ प्रोटॉन था, ये निकल चुका होगा।
अब जब हम इसको फर्दर टाइट्रेट करते हैं और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हैं, कंसंट्रेशन यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गई है और इसमें जो इक्वेशन आप बता रही है वो पी के ए या पी के वन थी, पी के टू जो एग्जैक्ट इस जगह पे इसका सेंट्रल पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो जो उसका सेंट्रल पॉइंट है वो 1.5 पे आ रहा है। अब ये देखना है कि यहाँ पे इसमें तो चेंज नहीं आई है, ये पॉजिटिव चार्ज था, इसमें से एक प्रोटॉन इसमें से भी निकल गया है और ये NH2 में कन्वर्ट हो गया। ये है जी वो चेंज जो कि पीएच में, याद रखिएगा आपने इसको स्टार्ट किया था पीएच या इसकी जो ये वैल्यू है ये वाली पीएच 0 पे शो की हुई है, और जो बेस हम जिससे टाइट्रेट कर रहे हैं वो इसमें दी गई है। जब आप स्टार्ट पे हैं यहाँ पे इस पीएच तक पहुँचते पहुँचते जो यह पी आई के नाम से दी गई, इसकी बात मैं भी करता हूँ, ये इंटरमीडिएट है इन दोनों का दरमियान है, इनका भी कह सकते हैं और इन दोनों का भी अगर एवरेज लेंगे तो वो एवरेज ही निकलेगी। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा जो मैं भी डिस्कस करूंगा इस कर्व के हवाले से। पहले अपने जहन में इस चीज़ को ले हैं कि ये जब यहाँ से यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ से यहाँ पहुँचे हैं, तो जो चेंजेस आई हैं इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू की एवरेज ये है और यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू की एवरेज ये है और इन दोनों की जो एवरेज वैल्यू है ये है। तो ये वाला पॉइंट है, इसको ज़रा गौर से देखिए। आप टाइट्रेशन कर रहे हैं, पहले कोई चीज़ नहीं, आहिस्ता आहिस्ता चेंज आनी शुरू हुई और एक स्टेज आई कि आप यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ से लेके यहाँ तक आप टाइट्रेशन करते जा रहे हैं, लेकिन उसमें पीएच में चेंज नहीं आ रही यहाँ तक, और फिर उसके बाद यहाँ से ऑनवर्ड जब कंसंट्रेशन यहाँ पे पहुंची है तो फिर उसके बाद दोबारा चेंज आना शुरू हुई। ऐसा क्यों हुआ है, इसको भी हम, और इसका जो इसका नाम पीआई दिया हुआ है, लेकिन इसकी जो वजाहत है वो खास अहमियत की हामिल है। मैं अब रिटर्न में डायग्राम आपने देख ली हुई है, मैं इसके रिटर्न के अंदर आ रहा हूँ वो चीज़ें, ताकि इसमें सारी की सारी तौर करनी पड़ेंगी हमें। मैंने पहले कह दिया था कि चूँकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको बहुत एक एक लफ्ज़ हमें इसकी रीडिंग करनी पड़ेगी। रीडिंग तो अगर खुद करेंगे, मैंने रहा है उसको एक्सप्लेन करना है आपके पॉइंट्स के साथ। जी, टाइट्रेशन का जिक्र कर दिया यहाँ पे। जब आप इसको टाइट्रेशन करना शुरू करते हैं तो दो स्टेजेस में, जैसे कि आपने देखा फिगर के अंदर, और जी अब पहला है जी कि यहाँ से एट वेरी लो पीएच अपने शुरू से शुरू किया, जरूर शुरू किया, प्रीडोमिनेंट आयनिक स्पीशीज ऑफ ग्लाइसिन इज द फुली प्रोटेक्टेड फॉर्म। जब आप लो पीएच पे होते हैं यानी 0 पे होते हैं तो उस वक्त जो ग्लाइसिन है वो इस फॉर्म में पाई जाती है। एट द मिड पॉइंट इन द फर्स्ट स्टेज, जब फर्स्ट स्टेज का मिड पॉइंट आता है जिसमें कि ये वाला ग्रुप ग्लाइसिन का प्रोटॉन लूज करता है, इक्विमोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर, इन दोनों की मिकदार बराबर हो जाती है। मैंने अभी जो डायग्राम दिखा रहा था नीचे वाली, तो मैंने लफ्ज़ मार किया था कि अगर आपके पास 100 मॉलिक्यूल हों इसके, तो जब आप यहाँ पहुँचेंगे मिड पॉइंट में तो 50-50 जितने ये हैं उतने ये नहीं, कि अगर 100 थे तो 50 ये बन जाएंगे, 50 नहीं, वो 50% आयोनाइज हो जाएगा या प्रोटोनेट हो जाएगा। फैसल अपना माइक बंद रखें बेटा। फैसल, फैसल इज स्लीपिंग। जी, ये पहला स्टेप इसका यहाँ पे मुकम्मल होगा, मिड पार्ट। अच्छा, उसके बाद अगला प्रोसेस है जी, नेक्स्ट स्टेप में जी, अब यहाँ पे वो अभी पहले स्टेप को एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पे उसने ये जो वर्डिंग इस्तेमाल की है, ये फिक्रा बहुत इंपॉर्टेंट, दोबारा चेक कीजिए। At the midpoint of any titration, a point of inflection, बहुत आम लफ्ज़ है, inflection is reached, where the pH is equal to the pKa of the protonated group being titrated. Figure 2.18. अगर आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं पहले से। For glycine, the pH at the midpoint is 2.34. Thus, it is acid group. Thus, its acid group COH has a pK, जिसको pK1 का नाम दिया है, of 2.34. ये इसका पहला हिस्सा, जो टाइट्रेशन का पहला स्टेप हुआ है उसमें जो pKa की वैल्यू है वो इतनी है, 2.34 है, जिसमें जब ये वाला इस फॉर्म के अंदर जब मौजूद हो ग्लाइसिन तो ये वाला 50% आयोनाइज हो चुका होगा, यानी प्रोटोनेट ये अपना एक प्रोटॉन दे चुका होगा। ये पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ। ये बाकी बता रहा है, ये फिक्रा ब्रैकेट में से दिया हुआ है, गालिबन कहाँ तक जा रहा है। Chapter 2, that pH and pK are simply convenient notations for proton concentration and the equivalent concentration of NH2. ये इसमें वो लगाना भूल गया मुझे लगता है, यहाँ तक है जी, ठीक है जी, ये फिक्रा। चूँकि ये बेसिक्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन उसने याद दहाने के लिए
ये चीज़ें बता दी हैं कि पीएच और पीकेए जो हैं, ये वो बहुत आसान, बजाय इसके कि हम वो पूरी कंसेप्ट को पूरी डिटेल में जाएँ, चूँकि इनकी बेसिस आपने पहले से पढ़ी हुई हैं। हाइड्रोजन आयन क्वेश्चन शो करने के लिए वो कितनी है, कितनी मिकदार पे हैं या उसका कांस्टेंट वैल्यू जो है वो कितनी है, ये वो आसान तरीन नोटेशंस हैं, बजाय इसके कि वो पूरे का पूरी डिटेल्स की दी जाए। जी, अगला स्टेप, जब आप दोबारा फर्दर टाइट्रेशन करते जा रहे हैं, तो एक और पॉइंट रीच होता है, जहाँ पे पीएच 5.97 है। यहाँ भी एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है और इसके ऊपर जो दूसरा प्रोटॉन है, वो रिमूव होना शुरू हो जाता है इस जगह पे। ये हम जो मिड पे जो सीधी लाइन के अंदर लगा हुआ है, वो लाइन क्वेश्चन पड़ता है। 2 पॉइंट हो गए और यहाँ पे कह रहा है, दिस पॉइंट ग्लाइसिन इज प्रेजेंट लार्जली एज ए डाइपोलर आयन। उस वक़्त जो ग्लाइसिन की ज़्यादा मिकदार है, वो इस शक्ल में मौजूद है। उसके बाद आखिरी स्टेप है जी, जब फर्दर आप टाइट्रेट करते जा रहे हैं, तो यहाँ से जो है प्रोटॉन निकलना शुरू हो जाता है। जब यहाँ से प्रोटॉन निकलना शुरू होता है, इसका मिड पॉइंट इस पीएच पे होता है, जो कि 9.6 है और इसने यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, इसको pK2 कहना चाहिए। ये pK2 जो है वो बन जाएगा, जिसकी वैल्यू दी गई है यहाँ पर। ये है जी उसकी वर्डिंग्स। और अब हम टाइट्रेशन कर्व के आगे जो चीज़ें आपने देखी है दोबारा देख लीजिएगा। इन्फ्लेक्शन, पहली इन्फ्लेक्शन ये है, ये इन दोनों का मिड होता है pK1। ये जो PI है, ये जनरल इन्फ्लेक्शन है, जो कि इन दोनों का यहाँ से लेके यहाँ तक है, या इन दो का भी कहना है एवरेज है। और ये PI वैल्यू 5.97 कहलाती है। मैं इसलिए कुछ और लोग एक्सप्लेन करूँगा जो आपकी बुक में नहीं है। और जब आप यहाँ से यहाँ तक प्रोसीड करते हैं, यानी इसकी टाइट्रेशन यहाँ तक जाते हैं, तो इसका जो मिड पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाता है। अब आपकी बुक ने इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं किया। आपकी बुक का मतलब हम मिरर की बात कर रहे हैं। मैं एक लफ्ज़ बोल रहा हूँ, ये लफ्ज़ मिरर के अंदर मौजूद नहीं है, चूँकि मिरर ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। आपको याद होगा मैं ने ये कहा था कि जिस दौर में मैं स्टूडेंट था, आपके एज में था, आपके लेवल का था, तो उस वक़्त अदर बुक्स अवेलेबल थी। मेरे पास वो बुक मौजूद है, अभी भी मौजूद है, जो इसके कहीं ज़्यादा बड़ी थी। लेनिंजर बहुत छोटी बुक है, जो बुक मैंने पढ़ी हुई है बायोकेमिस्ट्री में, उससे कहीं ज़्यादा थी। हमारे जो टीचर थे, उन्होंने कहा था, "जी नहीं, आप लोगों ने ये वाली बुक फ़ॉलो करनी है।" उस वक़्त जो लोग मोस्टली सवाल करते थे, वो कॉर्नर स्टम्प थी। कॉर्नर स्टम्प का साइज़ तो ये था जितना लेनिंजर का है, और वो बहुत आसान थी, मैं यही कहूँगा। बहुत अच्छी बुक थी, आसान बुक थी। लेकिन हमारे टीचर ने हमें जो बुक रिकमेंड की थी, वो थी जेडी रॉन बायोकेमिस्ट्री। वो लैंग्वेज से 3 गुना बड़ी किताब थी, वो मेरे पास मौजूद है अभी भी। उसमें बहुत डीप डिटेल के साथ, बहुत अच्छे स्टाइल के साथ उस बुक ने लिखी थी। उस दौर के लिहाज से वो बहुत अच्छी थी, लेकिन अब वो अवेलेबल नहीं है मार्केट में। उसने कुछ चीज़ें जो कि यहाँ पे इसने इस्तेमाल नहीं की हैं। उसने इसके लिए आइसो इलेक्ट्रिक, इसने खाली पीआई लिखा हुआ है, वजाहत नहीं की है इसकी। उसने इसके लिए इस्तेमाल किया था आइसो इलेक्ट्रिक पीएच, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। अब यहाँ पे जो चीज़ नोट करने वाली है कि यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज आ रही है पीएच में। अब यहाँ पे से लेके यहाँ तक, इधर पीएच में ये पीएच यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई है, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रही है। यानी बाज़ार लग रहा है जैसे ये कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। और उसके बाद जब एक स्टेज आती है, उसके बाद फिर दोबारा चेंज आना शुरू हो जाती है और ये इसमें करंट आना शुरू हो जाता है। इस पॉइंट को बहुत ख़ास अहमियत का हामिल शुमार किया जाता है, क्योंकि ये वैल्यू हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यू है, जो आइसो इलेक्ट्रिक पीएच कहलाती है। और इस पॉइंट का बहुत सी चीज़ों के साथ ताल्लुक है, क्योंकि इसकी जो अहमियत है वो एक्चुअली प्रैक्टिकल नेचर की है। इसकी अहमियत प्रैक्टिकल नेचर की है। अब आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल तो हैं, लेकिन देखते हैं जी, जब ये कभी आपकी ऑनलाइन क्लासेस कब ख़त्म होती हैं और ऑन ग्राउंड क्लासेस कब शुरू होंगी, तो फिर देखेंगे जी आप लोग क्या करते हैं, किस हद तक करते हैं, परफॉर्मेंस की हद तक। जी, अब डाइट गर्म के नीचे एक बार फिर देख लीजिए। इसने 0.1 एम ग्लाइसिन ली है 25 डिग्री सी पे। शुरू में ज़ाहिर है कि वो इस शक्ल में है, जो कि पीएच आपने उसकी स्टार्ट पे 0 रखी है। और जब उसको टाइट्रेट करते जा रहे हैं, तो पी के वन की वैल्यू ये है 2.34 और पी के टू वैल्यू 9.6 है। और इसका जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, या आइसोइलेक्ट्रिक पीएच है सारे का कंप्लीट, वो इन दोनों का जो एवरेज बनता है वो 5.97 बनता है। इसके लिए यहाँ पे एक लफ्ज़, बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़, ये पूरा चैप्टर है। और आई एम श्योर कि आप केमिस्ट्री में, मैट्रिक में भी, इंटर में भी और सेमेस्टर 1 में भी
बफर्स वाला पूरा चैप्टर पढ़ चुके हुए हैं, ऐसा ही है कि नहीं, आप बताएंगे? जी सर। जी जी आपने सर। पढ़ा, जी बिल्कुल ठीक है। सर। अब इसकी जो पहली एप्लीकेशन है कि अभी हमने पीछे कहीं जिक्र किया था कि जो अमीनो एसिड होते हैं वो एम्फोटेरिक हैं, ज़्यूट्राइनस में एसिड बेसिस दोनों से आती हैं। आप चेक करें कि आप टाइट्रेशन करते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक पीएच में कोई चेंज नहीं आ रही। इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक और मैक्सिमम इस जगह के ऊपर जब ये इस पीएच पे होता है, तो ये बफर एक्शन शो करता है, बहुत ग्रेट बफर एक्शन शो करता है। चूँकि यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें कोई चेंज नहीं आ रही है, नहीं, अगर आप इसमें ये देखें, इधर से आप यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहे हैं, कोई चेंज नहीं आ रही। इधर इस आप इसको मैच करना है कि ये पीएच ये इसके तकरीबन 6 के करीब शो हो रही है अप्रॉक्सिमेटली। 5.97 इज इक्वल टू अप्रॉक्सिमेटली 6 कह लीजिए। ये 6 है, 6 से 7 या 7 से भी आगे तक जाते हुए और नीचे की तरफ आए तो यहाँ तक आते हुए जो कि 5 और तकरीबन 4.5 कह लें, यहाँ तक इसमें कोई चीज़ नहीं आती। नहीं, इसका मतलब है कि ये अपना बफर एक्शन बहुत ज़्यादा शो करता है और उसका जो मिड पॉइंट है वो ये है, ये इस पीएच को मेंटेन कर सकता है काफ़ी हद तक। ये तकरीबन 1.5 इधर तो 1.5 यानी कि 3 पीएच के रेंज के अंदर ये अपने आप को यहाँ मेंटेन कर सकता है। यानी अगर आप इसमें एसिड डालते हैं या बेस डालते हैं, जब ये इस पीएच पे हो तो वो उसको अब्जॉर्ब कर लेगा और अपने पीएच में चेंज नहीं होने देगा। बफर एक्शन एक खास अहमियत का हामिल है। अमाइनो एसिड जो बफर एक्शन शो करते हैं वो, और प्रोटीन भी बफर एक्शन शो करती हैं, ये खास अहमियत का हामिल होता है। कल ये था जी वो वाला पॉइंट जिसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। आपकी बुक की वर्डिंग क्या है अभी आगे चलते हैं जी। अब यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कुछ पॉइंट्स, आपकी बुक की वर्डिंग देखते हैं ये क्या कहते हैं। नंबर 1 क्वांटिटेटिव मेजर है पी के का ऑफ द टू, वो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पहला पी के वैल्यू ये और दूसरे की पी के वैल्यू जो ये वाली है, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है नोट द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन इज ओवर 100 टाइम्स मोर एसिडिक। जो ये वाला ग्रुप है ये इसके मुकाबले में 100 गुना ज्यादा एसिडिक है। ये चूंकि आपको याद होगा, आप समझते हैं इस बात को कि जब हम पीएच स्केल यूज करते हैं, पीएच स्केल पता है कौन सा स्केल में, पीएच किस स्केल में मेजर की गई है, बनाई गई है? केमिस्ट्री का टॉपिक है, आप लोगों ने केमिस्ट्री 3 तो पढ़ी हुई है, कि आप बता सकें कि पीएच किस स्केल में बनाई गई हुई है? सर H पॉजिटिव आइंस। नहीं बेटा, मैंने स्केल पूछा है, आप बात कर रहे हैं। सर एसिडिक बेसिक। नो, अब क्लास में 2 ही बच्चे बहुत अच्छे वाले थे, दोनों के जवाब 0 है, तो बाकी क्लास से तो पूछने का फायदा ही कोई नहीं है मेरे ख्याल में। चले मैं एक हिंट देता हूँ, शायद किसी के जहन में आ जाए। क्या आपने कभी जल्जला देखा है? कंसंट्रेशन ऑफ पीएच। जी, मेरे सवाल का जवाब, क्या आपने कभी जल्जला देखा है? जल्जला आया हो आपको, तो चलो जल्जला आया है और उसके बाद जी खबर भी सर। आ जाती है। जी देखिए अब तो सर। ये होता है कि जैसे जल्जला आता है तो 2 मिनट के अंदर अंदर टीवी पे और नेट पे भी उसकी खबर आ जाती है कि फलान जगह पे जल्जला है और उसकी शिद्दत इतनी है। वो शिद्दत क्या होती है, कितनी होती है? जी, इसका जो डाल 0 हम लोगों का। चलिए, जो पीएच है ये लॉगरिथमिक स्केल के अंदर होती है तकरीबन कम बेश, अगर आप लॉगरिथमिक स्केल से वाकिफ हैं तो। अब इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक जी ये सर। तकरीबन 10 गुना ज़्यादा चेंज है। ये यहाँ से लेके हम ज़ाहिर ये 2.4 से 9.6 से आ रहा है, लेकिन ये कम बेश 10 गुना ज़्यादा इसमें चेंज आ चुकी हुई है। और इसी वजह से इसका है कि ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा एसिडिक है इसके मुकाबले में, इसकी बात हो रही है कि जो ये एसिड कंडीशन में जो ये वाला ग्रुप है ये दूसरे के मुकाबले में बहुत ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा एसिडिक है, पी के वैल्यू पीएच से इतनी ज़्यादा है। चलें जी, ये हो गया जी पहला पॉइंट मुकम्मल हो गया हमारा। अब इसमें हम आगे आते हैं जी, यहाँ पे ये इसकी डिटेल दी हुई है, इसको आपने खुद पढ़ना है, मैं इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा इलेक्ट्रोनेटिक रेफरेंस से ऐसा क्यों हुआ है। जी, ये एक फिक्र है, ये वाला वर्ड इन शॉर्ट, ये इसकी समरी कह लीजिए। In short, the pKa of any functional group is greatly affected by its chemical equivalent, a phenomenon sometimes exploited in the active sites of the enzyme to promote exquisitely adapted reactions mechanisms that depend on the perturbed, uh, perturbed pKa values of proton donor or receptor groups of the specific residues.
ये उसने इसकी प्रैक्टिकल अहमियत का जिक्र किया कि जब आप यूज़ करते हैं, जब एंजाइम कंट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, उनके लिए ये ख़ास अहमियत कहा। जी, आगे ये बता रहा है जी, जी, ये उसने यहाँ पे जो इसका ज़िक्र किया था, मैंने चूँकि ओमिट किया था, लेकिन ये मुझे लगता है कि डायग्राम में चूँकि दिया हुआ है, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये कह रहा है फिगर 3.11 के हवाले से कि अगर हम अमाइनो टू गिव अप इट्स प्रोटो हैज़ अल्फा अमाइनो ग्रुप दैट की जी, ये वाला कंपैरिजन है फिगर्स का, ये पढ़ना पड़ेगा आपको सारे का सारा फिगर। Effect is spotted due to electronegative oxygen atom in the carboxyl group, which tend to pull electron toward them, increasing the tendency of amino group to give up a proton. Hence, the alpha amino group has a pK that is lower than that of aliphatic amine such as methylamine. अगर आपको methylamine हो तो उसके मुकाबले में इसकी pH कम है और उसकी रीजन उसने वही बताया, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसा कि अभी हम इस तस्वीर में देखते हैं कि कंपैरिजन किस किस का कर रहा है। इस तरह ये कह रहे हैं मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिल एंड अमाइनो ग्रुप्स अगर हों तो फिर क्या वैल्यूज होंगी, और कार्बोक्सिल और अमाइनो ग्रुप्स अगर ग्लाइसिन हो तो वैल्यूज क्या होंगी। ये तस्वीरें आपके सामने है और इन दोनों को अभी हम कंपेयर करते हैं कि क्या कह रहा है इसको। चेक करें इसको, जो हम पढ़ के हटे हैं वो ये वाला है, ये ग्लाइसिन है और लो पीएच के ऊपर, ये ग्लाइसिन है जब वो अपनी उस पर होता है पीआई के ऊपर, और ये जब वो पहुंच जाता है जब सैचुरेशन मुकम्मल हो जाती है उस वक्त। इनकी वैल्यूज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कितनी है, ये कितनी है, ये कितनी है, और ये लिखी हुई, लेकिन ये अंडर थोड़ा 6 के करीब है। ये देखिएगा 6 से थोड़ा सा पीछे 5.9697 की वैल्यू। अच्छा, अब अगर इसको देखें, इसको कंपेयर करें, लफ्ज़ है मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिल एंड अमाइनो ग्रुप अगर हो तो फिर क्या होगा। अगर ये हो, यहाँ पे आपके सामने है जाहिर कि इसको आप मिथाइल अमाइन कहेंगे, इसकी पीएच की वैल्यू इसके मुकाबले में बहुत डिफरेंट है, यहाँ पे देख लीजिए, और ये यहाँ तक पहुँच गई है, यानी इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ गया है अमाइनो एसिड में, और इसमें इन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसने इसकी वैल्यूज नहीं लिखी हुई है गालबन, 4.8 और 10.6, ये वैल्यू इससे ज़्यादा है और ये वैल्यू इससे भी ज़्यादा है। ये वाला स्टेटमेंट जो यहाँ उसने दिया हुआ था उसका कंपैरिजन, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक वो जो स्टेटमेंट ये बहुत डिटेल में चला गया है, आपको मेरे ख्याल में इसको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही काफ़ी है जो हमने पढ़ लिया है। इसने जो कंपैरिजन दिया हुआ है आप उसको छोड़ना चाहें तो छोड़ दें, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम कोई एमसीक्यू वगैरह में पूछ लेता है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, ये बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाएगा अगर आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन में, और हमारा टाइम पौने दो शुरू हुआ था जी, टाइम हमारे बहुत थोड़ा रह गया है, और टॉपिक हमारा अभी तो बहुत चीज़ें रहती हैं इसके अंदर एक्सप्लेन होने वाली। सर 5 मिनट रह गए। चलें भाई, ये एक पैराग्राफ यहाँ पे खत्म कर देंगे और फिर ये अगला जो है शुरू हो जाएगा हमारा टॉपिक। जी, टाइटिकल के इस हवाले से जो दूसरा इम्पोर्टेंट है, अमरशेड हैज़ 2 रीजन्स ऑफ बफरिंग पावर। उसके 2 हिस्से हैं जहाँ बफरिंग है, एक फ्लैट पोर्शन कर्व का है जो कि इस पीएच रेंज में है, और उसके बाद दूसरे वाला जो था जो इस पे है, और जो एवरेज निकलती है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो एवरेज वैल्यू कितनी है। ये इस तस्वीर को सामने रख लीजिए, मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। चला गया ज़्यादा लगता है मुझे। बोलते ही गया कि कहाँ चला गया, इससे पीडीएफ का दिन चलता, फाइल जब भागती है वो आगे किधर चले जाते हैं, ऊपर चला गया कि नीचे चला गया, फिगर का नंबर चेक करना पड़ेगा। सर ये तो 2 चैप्टर आ गए। 2.4 आ गया, वो ये नहीं, ये तो बताया बगैर मिल जाता है अपनी जगह से, और सारे का सारा सर उसका 3.11 है। हाँ मैं भी कह रहा हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा आगे चला गया, क्योंकि पीछे चला गया था ये भी। चलो आ गया, ये आ गया, दोबारा नोट कीजिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये चूँकि मिड पॉइंट है, एक यहाँ पे बफरिंग शो कर रहा है, ये एवरेज निकल रही है जहाँ पे तो बिल्कुल वो बफर बन जाता है, और दूसरे हिस्से की बफरिंग ये है, ओवरऑल का जो एवरेज होगा वो इसमें से ये निकलेगा। ये वो पॉइंट है जो इसने रिटर्न के अंदर बयान किया हुआ है और डायग्राम के अंदर यहाँ पे दिखा दिया गया है।
चलिए, हमारा आज का पहला हिस्सा जो है वो मुकम्मल हो गया और उसके बाद आगे टॉपिक राइटेशन कर्व्स प्रिडिक्ट द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ माइनर। ये इसने इसकी वजाहत दी है थोड़ी सी इलेक्ट्रिक चार्ज के हवाले से, और इसमें डिटेल बहुत सी हैं। अमाइनो एसिड डिफर इन देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज, ये भी इसकी डिटेल्स हैं। और पॉजिटिव पेप्टाइड्स आर चेन ऑफ अमाइनो एसिड, ये आगे पेप्टाइड चल जाएगा। यहाँ पे अमाइनो एसिड की समरी है, ठीक है जी। ये इसने टाइट्रेशन कर्व जो बयान कर दिया। पहले ये हमारा एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसने चूंकि इसको इसके रेफरेंस से बयान किया है, ये आप लोगों के पास जिनके पास कोई और दूसरा एडिशन है, चूंकि मेरे पास भी एडिशन इसका दूसरा है, उसमें इसकी डिटेल से ज़्यादा थी, इसमें कम है डिटेल जो दी है इसमें। रिटर्न आपके पास अगर कोई और है एडिशन इसका, चूंकि चौथा एडिशन है मेरे ख्याल में, आपके पास डिपेंड करते हैं आपके पास कौन सा एडिशन है। इसके लेटर एडिशन में इसकी डिटेल्स ने ज़्यादा दी है। हमारे पास 7th है, जी, मेरे 7th पास भी ऐसे एडिशन ही है। है, लेटर एडिशन है मेरे पास भी इसका, और उसमें इसकी डिटेल्स इससे कहीं ज़्यादा दी है। बल्कि मेरे पास एक और जो अदर बुक्स हैं उसमें तो उसने कंपैरिजन किया हुआ है अदर अमाइनो के साथ भी इसका, कि अगर दूसरे अमाइनो लेंगे तो उनकी वैल्यूज क्या होंगी। इसने गालबन यहाँ भी दिया हुआ है शायद, ये किसके है जिसे ये देख सकते हैं, भी चल जाएगा पता। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये ग्लूटामेट हिस्टिडीन के साथ कंपैरिजन किया हुआ है इसमें। ये हिस्टिडीन का है और उससे पहले वाला ए और बी, ये ग्लूटामेट के लिए है, ठीक है बिल्कुल इसमें दिए हमें। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम स्टडी कर सकेंगे, चूँकि अब तो टाइम खत्म हो गया। और हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो पहला हिस्सा है, जो मेजर हिस्सा है, वो हमारा कंप्लीट। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन हैव मोर चांस। एक्सक्यूज मी सर, सर अटेंडेंस लगा दें। हाँ जी, आप लोग लेट क्यों आते हैं ये बताइए। मेजॉरिटी बच्चे जो हैं, आज सिर्फ 8-9 स्टूडेंट मौजूद थे टोटल। तकरीबन मैंने 8 मिनट वेट किया कि चलें बच्चे आ जाए 10 मिनट, तो अब आके आप लोग 12 हो गए हैं, यानी सिर्फ 4 का इजाफा हुआ है। ये अब जाने का टाइम हो गया तो 30 स्टूडेंट पैदा हो गए। और जो कि ईज़ा तो मोस्टली रेगुलर ईज़ा की अटेंडेंस लगा रहा हूँ, लेकिन जो बच्चे इरेगुलर हैं दे शुड बी प्रेजेंट एट द स्टार्ट। इंशाल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।